हे गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का सेशन कंप्लीट हो चुका है और आज का ही सेशन पिछले ही सेशन की तरह एनसीईआरटी सार संग्रह, लूसेंट और घटना चक्र से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे लेके बनाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर जाके देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किसके द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेक्यूस चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से मिलती है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलती है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल ये प्रांतों में था द्वैध शासन। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख जनसंख्या पर 1 का निर्वाचन। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। किस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का निर्माण किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और उसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। ध्यान रखिएगा, ये बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बनेंगे। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ था। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ, जिसमें कुछ भारतीय लोगों को कुछ विभाग दिए गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधित और विदेशी मामलों संबंधित विभाग दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग
और लियाकत अली खान को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई। और सी राजागोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय बने, उन्हें शिक्षा और कला विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अब देखिए कुछ प्रमुख और समिति थे जिनके संविधान बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, और उनके अध्यक्ष को हम तो देख लेते हैं। जैसे संघ समिति, इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की संकल्पना किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान में निहित विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए भारत का जो संविधान बना था वो संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से प्रेरित था, और वहाँ के कुछ अधिकारों को हमने अपने संविधान में लिया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्रस्तावना का शब्द लिया, मूल अधिकार वहीं से उठाया, स्वतंत्र न्यायपालिका यहीं से लिया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित पद है। और फिर हमने अपने भारतीय कंडीशन में इन्हें भारत के संविधान में लगाया। ब्रिटेन से हमने विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। देखिए ये जो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली, शक्तियों का वितरण लिया कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हो। इसलिए आप देखिएगा कि भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ली गई कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं भी हमने कनाडा से ली। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो भारत में होती है वो सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से हमने लिया। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो हमारे प्रस्तावना में निहित है वो हमने फ्रांस से लिया। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिया। देखिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था, हमने इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस मूल कर्तव्य को हमने जोड़ा है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो भी हमने रूस से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है जिसमें मूल अधिकार आपका खत्म हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल में भी आपका खत्म नहीं होगा। और जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान के कुछ भाग
टोटल 22 भाग है और उस भाग में कौन से विषय है और उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेदों को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया और इसके संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से 4 तक। वही भाग 2 में नागरिकता और नागरिकता का जो संबंधित अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार है जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, ये 12 से 35 आर्टिकल तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, ये इनका आर्टिकल जो है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भाग 4A में ये देखिए जहाँ पे ए या क आए इस तरह का वर्ड तो वो समझ आइएगा ये अमेंडमेंट से जुड़ा गया है, चाहे वो आर्टिकल में जुड़े या भाग में जुड़े। तो भाग 4A या भाग 4 क जो है वो मूल कर्तव्य से है, ये 51 क में है, ध्यान रखिएगा ये भी है। तो इसका मतलब ये अमेंडमेंट से जुड़ा है, यानी कि मूल संविधान में यह नहीं था। भाग 5 जो है वो संघ से जुड़ा हुआ है और ये जो है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। भाग 6 जो है वो राज्य का विषय है, राज्य से संबंधित है और इसका जो अनुच्छेद है वो 152 से 237 तक है। भाग 7 जो है पहली अनुसूची का भाग ख जिसमें राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा था उसे निरसित किया गया है, यानी कि उसे संविधान से हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 238 था जिसे निरसित कर दिया गया है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है और इसका जो आर्टिकल है वो 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायत के बारे में है, 243 9 से तक है। इसमें है ना क ख ग घ ग अंग च छ ज ट ट ड त ध न इस तरह से आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। यह भी जो आर्टिकल है यह भी अमेंडमेंट करके लाया गया है। आर्टिकल 9 है नगर पालिका के बारे में है, सॉरी भाग 9 ये 243 त से लेकर 243 6 तक है। भाग 9B सहकारी समितियों के बारे में, इसमें 243 य ज से लेकर 243 य न तक है। देखिए य न का मतलब हो गया कि क ख ग ग जैसे 243 क 243 ख से लेकर 243 य तक गया होगा, फिर य से स्टार्ट हुआ होगा 243 य क 243 य ख इस तरह से ज तक गया होगा। तो भाग 9B जो है सहकारी समितियों से है। भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो ट्राइबल एरिया है उससे जुड़ा हुआ और इससे संबंधित आर्टिकल है 244 क। भाग 11 जो है संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है उसके बारे में और इसका जो आर्टिकल है वो 245 से 263 है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान अगर इतना बल्कि है इतना बड़ा है वो इसी के चक्कर में कि संघ और राज्य का जो है एक ही संविधान है और उसी संविधान में सारी चीज़ों को डिटेल से लिखा गया। भाग 12 जो है वो वित्त संपत्ति संविदाय और वाद से संबंधित है और इससे संबंधित आर्टिकल है 264 से 300 क तक। भाग 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है और इसका जो आर्टिकल है वो 301 से 307 तक है। भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं जैसे IAS IPS ये जो है वो 308 से 323 तक है। भाग 14A या भाग 14 क ये ध्यान रखिएगा, ए और क जैसे ही आ जाए समझ जाएगा ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। ये अधिकरण है, इसे हम ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। इसका जो आर्टिकल है वो 323 क से लेकर 323 ख तक है। भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है, 324 से 329 तक है। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है, ये 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताता है, ध्यान रखिएगा भारत के संविधान में 22 भाषाओं के बारे में है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 343 से 351 तक है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध करता है, 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण है, मतलब इसे विविध कह सकते हैं आप, 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात है और इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है 368। भाग 21 जो है अस्थायी असंक्रमणकालीन और विशेष उपबंध करता है, ये 369 से 392 तक है। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम
प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। और इससे संबंधित आर्टिकल है 393 से 395। ध्यान रखिएगा कि भारत का जो संविधान जब बना हुआ था तो उसमें आर्टिकल 395 तक ही थे। बाद में अमेंडमेंट कर करके A, B, C, D जोड़ के आज आर्टिकल 425 से ज़्यादा आर्टिकल है, लेकिन मूल संविधान में 395 ही आर्टिकल थे। ध्यान रखिएगा। और 22 भाग था और 8 अनुसूची थी। फिर आप देखिएगा अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है, जो अगला टॉपिक है। तो ध्यान रखिएगा भारत का संविधान 22 भागों में बांटा गया और ये हमने अभी डिटेल से बताया। ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं कि इस भाग में कौन सा सब्जेक्ट है, या ये जो सब्जेक्ट है या ये विषय किस भाग का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ध्यान रखिएगा, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब हो गई है 12। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो यह प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 में, तब इसको लाया गया था 9वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तो किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अब देख लेते हैं भारत की जो प्रमुख अनुसूची है उस अनुसूची में क्या क्या विषय हैं और उन विषयों से संबंधित कुछ अनुच्छेद को हम देख लेते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद आप इतना नहीं भी याद कीजिएगा इससे जुड़ा हुआ तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन भाग से जो अनुच्छेद है, जो 22 भाग है उसमें जो जो अनुच्छेद है उसे देखिएगा। देखिए, अनुच्छेद को याद करना इतना मैंडेटरी नहीं है। 395 आर्टिकल में से बस 15 से 20 आर्टिकल ऐसे हैं जिसे आपको याद रखना है, बाद बाकी कोई भी आर्टिकल इतना ज़रूरत नहीं हो जाता है। 6 से लेके 51 तक में तो एकदम मैंडेटरी है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। सॉरी, 6 से कह रहा हूँ, मतलब मूल अधिकार से लेके मूल कर्तव्य में, उसमें पूरा भी आर्टिकल नहीं याद कीजिए, मूल अधिकार का पूरा आर्टिकल याद कर लीजिए। डीपीएसपी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो याद कर लीजिए और मूल कर्तव्य क्या। फिर इधर आप याद कर लीजिए राजभाषा, हिंदी, भारत में जो राजभाषा है वो याद कीजिए। निर्वाचन याद कर लीजिए। संघ सेवा के बारे में आर्टिकल याद थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। पंचायत और नगर पालिका के बारे में तो एकदम याद कर ही लीजिए। यही सब आर्टिकल पूछा जाता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरा आर्टिकल याद करने के लिए बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है। देखिए, एग्जाम जो है ना स्ट्रेटजी से निकलता है, ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता है। तो उसी आर्टिकल को याद कीजिए जो आर्टिकल पूछता है। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 10 में से एक आधा आर्टिकल वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो भी आर्टिकल ऐसा होगा जो अभी के समय में चर्चा का विषय बना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आर्टिकल को नहीं याद करना। अब देखते हैं प्रथम अनुसूची में। ध्यान रखिएगा कि भारतीय अनुसूची, जब भारतीय संविधान बना था उसमें टोटल 8 अनुसूची थे, बाद में 12 अनुसूची है, वर्तमान में है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य संघ क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, इनसे जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 1 तथा 4। देखिए, मैंने ये डेटा दे दिया, लेकिन इस डेटा को आप है ना नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राजस्व व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और उन्हें क्या पेंशन देना, उनसे संबंधित विषय है। तृतीय अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों का प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राजस्व व्यवस्था के जो भी मंत्री हैं या जो भी, वो चाहे केंद्र लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, वो सबका जो शपथ होगा या प्रतिज्ञान वो देंगे, वो तृतीय अनुसूची का सब्जेक्ट है। चतुर्थ अनुसूची राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन जो है वो चतुर्थ अनुसूची का विषय है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान को करता है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। ये छठी अनुसूची में। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में है कुछ अनुसूचित जातियां, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे 5वीं अनुसूची काम करेगी। लेकिन जो 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ का जो प्रावधान है प्रशासन वो छठी अनुसूची से होता है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची कि संघ केंद्र सरकार क्या क्या काम कर सकती है, राष्ट्र क्या क्या काम कर सकती है, और समवर्ती सूची ये हुआ जहाँ पे राज्य का भी वर्क होगा और संघ भी काम करेगी। जैसे एजुकेशन में जो है दोनों काम करेंगे। जैसे टैक्सेस है तो टैक्स समवर्ती सूची के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि उसमें कुछ राज्य भी लेता है और सॉरी देखिए टैक्स जो है दोनों का है, संघ भी अपना टैक्स लगाता है और राज्य भी टैक्स लगाता है। लेकिन शिक्षा जो है उसमें संघ का भी पॉलिसी है और राज्य का भी पॉलिसी है। तो कुछ काम ऐसे है जो सिर्फ संघ के लिए, कुछ काम ऐसे है जो सिर्फ राज्य करेगा, कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे दोनों को मिल के करना है। तो इसलिए 3 अनुसूची बनाई गई है। 8वीं अनुसूची जो संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, ये इस 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची ये अमेंडमेंट के बाद ये अनुसूचियाँ जुड़ी है। ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम विनियम है जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें शामिल किया गया है। देखिए इसकी कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार दे दिया गया। अगर मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को दे दिया गया था तो आप जानते हैं कि मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट में चले जाइएगा। तो जब जमींदारी उन्मूलन को समाप्त करने की कोशिश की गई राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो वहाँ के जो लोग हैं जिसका जमीन खो रहा था वो सीधे कोर्ट में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे कि ये हमारा मूल अधिकार है। तो इसलिए देखिएगा कि भूमि सुधार का जो भी मुद्दा आया या जमींदारी उन्मूलन को उनको 9वीं अनुसूची में दे दिया गया कि भैया इस तरह से आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते हो। बाद में देखिएगा कि सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा ही दिया कि न भाई रहेगा ये मूल अधिकार और न यह बखेड़ा खड़ा होगा। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन जो हुआ था वो 9वीं अनुसूची को ही लेके हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध करता है। यहाँ पे देखिए दल बदल जो है ये दल बदल चुनाव से पहले नहीं। देखिए जैसे हो गया चुनाव आप जीत गए, मान लीजिए आप बीजेपी के पार्टी से हैं या कांग्रेस के पार्टी से, कांग्रेस के टिकट पे आपने चुनाव जीत लिया लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की। तो ऐसा नहीं कि चुनाव आप जीत के आप पार्टी बदल लीजिएगा। हाँ चुनाव से पहले आप पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब आप पार्टी बदलिएगा तो वो दल बदल कानून आप पे लग जाएगा। उसके बहुत सारे नियम है, उसके हिसाब से काम चलता है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों को शक्ति देती है और उत्तरदायित्व का निर्धारित करती है। जो आप ग्राम पंचायत में देखते हैं, जिला परिषद, मुखिया, ग्राम सचिव, ये सब जो देखते हैं वो 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट है। 12वीं अनुसूची जो शहरों में आप नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व देखते हैं वो 12वीं अनुसूची का विषय है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति वितरण से। देखिए आज का जो सेशन है, यह वन लाइनर का जो भी सेशन है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डिटेल से बाद में आपको एकदम विस्तार से पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, जब भी आप एग्जाम में जल्दी अपीयर होना चाहते हैं या आपको रिवीजन करना है तो इस सेशन को आप देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकार के लिए आप भारत का उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। देखिएगा मूल संविधान है, वर्तमान संविधान नहीं है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी हुयर का। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? राज्यों तथा संघ का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का।
भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? केसी हुइयर का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलिया है। भारत संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज सूची का विषय था, इसे किस संविधान के द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में ड्रास्टिकली बहुत सारे चेंज किए गए। मूल कर्तव्य यहीं से जुड़ा गया। प्रस्तावना में जो नए शब्द आए इसी संविधान संशोधन से जुड़ा किया, मतलब ड्रास्टिकली। ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान के राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल गए हैं? सूची 3 में है और यह समवर्ती सूची में है। वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा संघ सूची में है 100, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में है 52 विषय। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 100, 61 और 52। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारती वाद 1973 में। देखिए, ये जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान में। तो इस अनुच्छेद को या इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाग क्या है? भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूस की क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का प्रमुख अंग है। SR बोमोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? 42वें संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबाड़ी संघ मामला। देखिए, जहाँ भी वाद आ रहा है समझ जाइएगा ये उच्चतम न्यायालय में ये केस गया हुआ है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें आरक्षित है? 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। नए राज्य की गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 6 राज्य बनाए थे और 14 राज्य बनाए थे और 6 संघ क्षेत्र बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाएगा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में।
इससे पहले सिक्किम एसोसिएट राज्य का दर्जा प्राप्त करता था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देख लेते हैं कि भारत में कुछ क्षेत्रीय परिषद है, वो हर क्षेत्र को और उसमें मिलने वाले स्टेट से मिला के बनाया गया। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। उत्तर वाले क्षेत्र में जो भी राज्य है उसमें सम्मिलित है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय वो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय वो कोलकाता में। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई से है उसका मुख्यालय, और इसमें जो स्टेट है वो है गुजरात। पश्चिम भारत का जो भी स्टेट है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में चेन्नई में है इसका मुख्यालय। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और तेलंगाना दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद से जुड़े हैं। इसे आप याद रखने का बहुत आसान तरीका है। अगर भारत का मैप याद है आपको तो पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत को ध्यान दीजिए और सेंट्रल भारत को, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और एक और है, लेकिन वो जो है वो एकदम पूर्वोत्तर भारत के लिए, उत्तर पूर्वी भारत के लिए, जिसमें 7 के 7 स्टेट हैं। उसमें सिक्किम नहीं है लेकिन उसमें 7 है। सिक्किम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भाग है। देखिए, पहले कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, बाद में उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। जैसे असम को 1969 में, देखिएगा असम जो था नेफा का पार्ट था। नेफा जिसे हम आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। नागालैंड ये भी नेफा का पार्ट था, 1969 में दर्जा। हिमाचल प्रदेश 1971 में पंजाब का पार्ट था। मणिपुर नेफा का पार्ट था 1972 में। मेघालय नेफा का पार्ट 1972 में इसे राज्य का दर्जा। त्रिपुरा सेम 1972 में राज्य का दर्जा। सिक्किम एसोसिएट राज्य था, 1975-76 में इसे राज्य बना दिया गया। मिजोरम 1986-87 में और अरुणाचल प्रदेश 1986-87 में राज्य बना। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। ध्यान रखिएगा, यूएसए में दोहरी नागरिकता मिलती है, एक केंद्र की नागरिकता अलग और राज्य की नागरिकता अलग। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, या तो आप परित्याग कीजिए या आप कहीं बाहर चले जाइए, या वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर बनाया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष साल के बाद। ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष के रहने के बाद लौटे थे, तब से हम इसी खुशी में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि को। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान में समानता के विस्तार का अधिकार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 में से लेकर अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ साथ समग्रता से रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(a) में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि
किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। उन्होंने कहा कि भैया संविधान में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान में वैसा चेंज आप नहीं कर सकते हैं जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। ध्यान रखिएगा, मूल ढांचा क्या है ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, लेकिन मूल ढांचा के खिलाफ आप नहीं जा सकते। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, जब आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतराल संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक अधिकार। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद संशोधन किया गया, अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार, अनुच्छेद 300(a). कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, वर्ष 1976 में। देखिए पहले टोटल 7 मूल अधिकार थे, अब एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए अब टोटल 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। और ध्यान रखिएगा 31 यहाँ पे गायब है, ये वही संपत्ति का अधिकार था जिसे खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगर आपको ये संविधान ये नहीं मिल रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के शामिल करने का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और यह भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है, केटी शाह। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, पूर्व सोवियत संघ, इसे रूस भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, भाग 4(a) में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई, उसकी अनुशंसा पे। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि भारत में जब 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए तो उसमें 10 ही मूल कर्तव्य थे, 11वां जो है 86वें संशोधन के बाद जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन वर्गों, 2 वर्गों में रखा जाता है। एक मूल कर्तव्य है नैतिक कर्तव्य का और एक है नागरिक कर्तव्य का।
मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने को बाध्य किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? विजय इमैनुअल बनामर केरल राज्य वाद में, जो 1986 का है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? P.N. भगवती। ध्यान रखिएगा कि जनहित याचिका जो है यूएसए से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। ध्यान रखिएगा, मतदान की दो विधि है, प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष मतदान में जो जनता ने जिसको चुना है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखिएगा। और इसका जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। देखिए, जब मैं राष्ट्रपति को डिटेल से पढ़ाऊंगा ना पॉलिटी लेक्चर में, तब मैं डिटेल से बताऊंगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो तो। वह कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्य की विधानसभाएं महाभियोग में भाग नहीं लेती है, सिर्फ संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी संसद की सदस्यता अथवा विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का अधिकार है संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा से या लोकसभा से कर सकते हैं। देखिए, संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा सदस्य और एक लोकसभा, जो हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने तथा संवैधानिक अधिकार किससे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 143। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है? तो धन विधेयक को। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वाड़ा विकेट वीडी का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है? तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर कलाम।
इनका पूरा नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कर्म है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब देख लेते हैं कि भारत में टोटल जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनसे संबंधित कार्यकाल और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। जैसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 1950 से लेकर 1962 तक रहे। ध्यान रखिएगा, ये दो, उनका जो सेशन था वो 2 कार्यकाल तक था। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1962 से 1967 तक। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बाद में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। वाढ़ागिरी वेंकटगिरी 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे। ये उपराष्ट्रपति थे, बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का कार्य संभाला। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 से 24 अगस्त 1969 तक मुख्य न्यायाधीश थे। वाढ़ा वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते। देखिए, ध्यान रखिएगा ये इस तथ्यों को कि वाढ़ा वेंकटगिरी जब जाकिर हुसैन मर गया तब उन्होंने ये कार्यभार संभाला, जब वो उपराष्ट्रपति थे। लेकिन फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने चले गए, तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यभार संभाला था। फरुखुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक केंद्रीय मंत्री पहले रह चुके थे। BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक पहले उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक निर्विरोध चुने गए या निर्विरोध निर्वाचित हुए। ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति। R वेंकटरमन 1987 से 1992 पहले उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 पहले वो भी उपराष्ट्रपति थे। KR नारायण 1987 से 2002 उपराष्ट्रपति भी थे और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। सॉरी, ये 97 है, 97 से 2002 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 2007 तक रहे और ये पहले साइंटिस्ट थे जो राष्ट्रपति बने। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी पहले बंगाली राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद जो 2017 से अब तक है उत्तर प्रदेश मूल के पहले राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी, देखिए राष्ट्रपति बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, ये इनमें से कुछ प्रमुख है। जैसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इसे 1+3 भी कहा जाता है, सॉरी 1+2 भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जिसे हम SC और ST भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली और पुदुचेरी की मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ध्यान रखिएगा कि मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति में वोट नहीं करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए वोट करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा ही, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो है वो केवल राज्यसभा में, लेकिन राष्ट्रपति के लिए किसी में भी आप ला सकते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान है अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। केंद्र सरकार का प्रमुख है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए।
भारतीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अधीन होती है प्रधानमंत्री की। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए एज है 35 साल, प्रधानमंत्री के लिए 25 साल। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री समानतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का, और समानतः राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि वो लोकसभा का होता है। अब देख लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनसे तथ्य। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 37 मई 1964 तक रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मृत्यु जो उनकी हुई जब वो पद पे थे तभी हुई, और सबसे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री थे, 17 वर्ष तक, और 3 बार ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे। गुलजारी लाल नंदा 1964 से 9 जून 1964 तक रहे। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू मर गए तो इसके बाद उन्होंने पद संभाला। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हो गई। गुलजारी लाल नंदा सेकेंड बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक वो प्रधानमंत्री रही, और यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फिर नेक्स्ट बने मोरारजी देसाई। ये 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु में, लमसम 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री ही थे, और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वो प्रधानमंत्री थे। एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी अधिवेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, जब उनकी हत्या नहीं कर दी गई। प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक रहे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, ये 40 वर्ष में ही बन गए थे। इसके बाद बने विश्वनाथ प्रताप सिंह 1 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद को छोड़ना पड़ा। इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 तक। फिर पीवी नरसिम्हा राव 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, और ये जो थे प्रथम दक्षिणी भारतीय प्रधानमंत्री थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, और ये सिर्फ 16 दिन तक प्रधानमंत्री बने। किसी किसी किताब में आप देखिएगा कि 13 दिन भी है। तो HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे, और यह दक्षिण भारत से नरसिम्हा राव के बाद सेकंड दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत से आए थे। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 21 अप्रैल 1998 तक वो प्रधानमंत्री रहे भारत के। ये भारत में पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। अटल बिहारी वाजपेयी अगले प्रधानमंत्री बने 21 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 तक रहे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल तक अपना शासन पूरा किया। फिर मनमोहन सिंह 18 मार्च 2004 से 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे। भारत में इन्हें उदारीकरण का जनक कहा जाता है, जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। नरेंद्र मोदी 26 मई से 2014 से वर्तमान तक है, अभी तक प्रथम मुख्यमंत्री है जो सीधे प्रधानमंत्री बने, और दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले पहले गैर कांग्रेसी है। इससे पहले 2 बार निर्वाचित सिर्फ कांग्रेसी ही हुए हैं। ये पहले कांग्रेसी है जो 2 बार निर्वाचित हुए। मंत्रिमंडल में कुल मंत्री की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार उपयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? संसद और राज्य की विधान मंडल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे श्री R.K. शनमुगम चेट्टी। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? लाल बहादुर शास्त्री।
अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में कौन सा नेता संसद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 352(3) में। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी आयनकर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? महान न्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का महान न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। अनुच्छेद 74(4) के अनुसार महान न्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत है? राष्ट्रपति के। सॉलिसिटर जनरल होता है महान न्यायवादी का अधीनस्थ। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं, वो थे V नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषय का परामर्श कौन देता है? महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग ऑफिसर भी कहते हैं। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा, आर्टिकल 148 के द्वारा। भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। भारत में कैग किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। राज्य और केंद्र सरकार के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कैग द्वारा किया जाता है। कैग के वेतन और पेंशन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? वर्ष 1971 की। भारत में लोकसभा अध्यक्ष को कौन चयनित करता है? लोकसभा सदस्य। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अभी फिलहाल वर्तमान में 545 है, जिसमें 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। अभी वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 राज्यों से चुन के आते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? यह 226 तक रहेगा। फिर हो सकता है कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ा दिया जाए या फिर से राज्यवार सीटों का आवंटन हो। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन द्वारा किया गया? 31वें संशोधन के द्वारा। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा होगी और राष्ट्रपति उसे भंग करेगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 6 सीटें। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ये वही 2 भारतीय है। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में 545 सीट लोकसभा में, जिसमें से 543 चुन के आते हैं और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये वही 2 सीट है, 2 आंग्ल भारतीय। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के उत्तर प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र से हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र है लद्दाख। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। कम से कम आप 1 साल में बुलाना होता है और मिनिमम 6 महीना में 1 बार। ऐसे 1 साल में 3 सत्र भारत में होते हैं।
राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 2 साल पर 1/3 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिसके कारण राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा में बिहार की जो है सीटें 40 है। आवंटित सीटें किन 2 राज्यों की आवंटित सीटें के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीटों के बराबर है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें। लोकसभा स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोट इक्वल हो गया हो, तब वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लोकसभा का प्रत्यक्ष अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष तक होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा से 15 सदस्य इसमें आते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? 2 सदस्य। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जो राज्यसभा सदस्य बनी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, 2009 से लेकर 2014 तक रही। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो पहला अध्यक्ष जो थे उन्हीं के प्रति, जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में, यानी विधान परिषद में नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से संसद में लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह कुछ स्टेटों में विधान परिषद और विधानमंडल दोनों है। बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयारी किए जाते हैं? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। ध्यान रखिएगा कि बजट शब्द संविधान में उल्लेख नहीं है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों में से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि से जमा होता है? भारत की संचित निधि से। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? जब आगामी वर्ष का जब बजट दिया जाता है उससे पहले। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेखानुदान, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदस्यों द्वारा गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किन विधेयक के संबंध में होती है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक अंतराल 6 महीना होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के खर्च कर सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होता है। कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव के नाम से। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के लिए किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में जो आया था, इसमें पहली बार संयुक्त बैठक हुआ था। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। संसद में लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकते हैं यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। ध्यान रखिएगा, 3 सूची आपको याद होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर राज्यसभा कहे कि संघ को कि भैया आप राज्य सूची पर विषय बना सकते हैं, तभी जाके संसद राज्य सूची पर विषय बनाएंगे। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वो मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु है 18 वर्ष।
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा की। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34। देखिए ये संख्या अमेंडमेंट के साथ बढ़ता है, अभी वर्तमान में 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद की अनुशंसा पर। समानतः सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन पर किसी और स्थान पर सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा तब। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। जब भी सर्वोच्च न्यायालय संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा तो संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल आधिकारिकता के अंतर्गत में। ध्यान रखिएगा, जब केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही इसके विवाद का समाधान करने वाली बॉडी है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से अनुसरण किया गया? कनाडा से। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति का पश्चात पर्यंत है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155। देखिए नियुक्ति के बारे में तो है, लेकिन आप राज्यपाल को कैसे हटा सकते हैं इसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल 1/6 सदस्यों को। इसीलिए आप देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि जब राज्यपाल ही उसको मनोनीत करेगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो उस हिसाब से वोट कर सकता है। इसीलिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या स्थानांतरण या प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय के सलाह से। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का कितना मासिक वेतन है? 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। किसी संविधान संशोधन के द्वारा किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, जहां भी उपराज्यपाल या राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 333। भारत के राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन है विधान परिषद। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसी तरह विधायिका में भी विधान परिषद को उच्च सदन और विधानमंडल को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यों के वित्त लेखों पर कौन नियंत्रण करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कैग कहते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? अधिकतम 4 महीने। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 के द्वारा। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 के द्वारा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालक कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्य सरकार के मंत्रियों के भत्ते और वेतन का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5 राज्यों में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? उत्तर प्रदेश से 1963 से 67 के दौरान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्यों के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से 3 तलाक गैरकानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवावृत्ति आयु 62 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का 65 है और हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहता है? परम आदेश। भारत में उच्च न्यायालयों की वर्तमान में संख्या 25 है। लेटेस्ट हैदराबाद का उच्च न्यायालय है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परिरक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? अधिकरण न्यायाधीश। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची के विषय पर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मंडार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके माध्यम से किया गया? संसदीय कानून के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 263 में। रेडियो तथा दूरदर्शन के विज्ञापन पर टैक्स कौन लगाता है? स्टेट, राज्य। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है और वसूला जाता है तथा संघ और राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आयकर पर। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? मार्च 1983 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? संघ तथा राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? 18 मई 1990 को। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत।
यह सुझाव किस समिति ने दिया है कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमन्ना समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 में से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने। भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है? राज्यपाल की सलाह पे। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के अंतराल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगित है? वित्त आयोग में अध्यक्षों सहित कुल सदस्य होते हैं। अध्यक्ष 1+4, ध्यान रखिएगा 5 सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? वित्त आयोग की। वित्त आयोग जो टैक्स भारत कलेक्ट करता है उसमें कितना % राज्य को मिलना चाहिए, कितना सेंट्रल रखेगा, उसका संस्तुति वित्त आयोग की ही करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाला सिद्धांत की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग का कौन सा निकाय है? गैर वैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1954 को की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष और भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा प्राप्त है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य करा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? के संधानम के द्वारा। अब देखते हैं वरीयता क्रम कि भारत में जो पद है उसका वरीयता क्या है, सबसे ऊपर कौन है और नीचे कौन है। जैसे राष्ट्रपति सबसे ऊपर वरीयता क्रम में इन्हीं कहा जाता है। फिर सेकंड स्थान पे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पे वरीयता में, राज्यों के राज्यपाल चौथे स्थान पे, फिर जो उप पूर्व के राष्ट्रपति थे वो 5वें पर, फिर 5वें पर ही है उप प्रधानमंत्री। 6ठे स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7वें स्थान पे कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के और विपक्ष के नेता। 7वें क्रम पे है वरीयता। 7वें ही स्थान पे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वें क्रम पे है राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। 90वें क्रम पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 90वें ही क्रम पे है लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और 10वें क्रम पे है राज्यसभा के उपसभापति। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? या तो वो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की आयु तक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के माध्यम से।
राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। निर्वाचन आयोग द्वारा किनका चुनाव करवाया जाता है? संसद तथा विधानमंडल का। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 और 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 15 फरवरी 1985 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत अधिनियम 1919 के द्वारा। राष्ट्रीय लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। संघ लोकसभा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों और अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन थी? बोहरा समिति। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? वर्ष 1968 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किस राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय पर किस निधि पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर किस आयोग की स्थापना की गई थी? लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे भाषाएं 18 से बढ़कर 22 हो गई? तो ध्यान रखिएगा, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल अभी 22 भाषा है। इन 22 भाषाओं में है असमिया, बंगाली, गुजराती, कोंकण, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, डोगरी, तेलुगु, मैथिली, तमिल, बोडो, उर्दू और संताली। ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भारत के संविधान में की भाषा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। देखिए, आज़ादी के बाद भारत में टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से जो 4 स्टेट जो दक्षिण के उन्हें एक ओडिशा को है और एक संस्कृत को है, जो काफ़ी प्राचीन भाषा है, उन्हें शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, तेलुगु को 2008, कन्नड़ को 2008, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2004। ध्यान रखिएगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ चारों 4 स्टेट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। एक हो गया आपका ओडिशा और एक हो गया आपका संस्कृत। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से या 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन के बाद
1967 में जोड़ा गया। संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज सूची का। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए टोटल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय निर्धारित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती से और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से या नगर पालिका से। पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 साल के बाद होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की? द्विस्तरीय। देखिए, ये द्विस्तरीय क्या है, त्रिस्तरीय क्या है, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। पंचायतों और नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। किन राज्यों में पंचायती समिति और जिला परिषद को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का स्वरूप क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। यदि पंचायतें भंग होती है और कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 महीने के अंदर। पंचायत में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिला वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधान मंडल को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल के लिए। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वां संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुनकर आते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहा जाता है, योजना बनाने और संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत को है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है? आंध्र प्रदेश में। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए किस सदन में विधेयक ला जा सकता है? किसी भी संसद के सदन में आप ला सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में भी। किसी संविधान संशोधन के अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को 69वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। 99वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से है। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। संविधान का 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल कानून किस संशोधन के बाद बना? 52वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, इसे 10वीं अनुसूची में डाला गया था। भारतीय संविधान का 19वां संशोधन लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक को पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक से। भारतीय संविधान के संशोधन में किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा के कुल सदस्य का 15% तक
सीमित कर दिया गया। 51वां संविधान संशोधन। देखिए इससे जो भी इम्पोर्टेंट MCQ बनेंगे मैं इसका भी एक सेशन डाल दूंगा। जो भी पिछले कई सालों से, चाहे वो रेलवे SSC, स्टेट PCS या एनी अदर स्टेट एग्जाम में जो भी MCQ आए पिछले सालों का मैं बना के रख दूंगा, उसे आप जाके देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद।